ये बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम कोनिक सेक्शन स्कूल लेवल क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। तो हेडिंग डालिएगा कोनिक सेक्शन स्कूल लेवल क्वेश्चंस, स्कूल लेवल क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस बच्चों आपसे स्कूल के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे अभी मैं आपकी ही शीट से डिस्कशन कर रहा हूँ, उसमें है आपके पास एक क्वेश्चन, दिस इज प्रूव दैट the points 3 comma minus 2 1 comma 0 minus 1 minus 2 and 1 comma minus 4, ये 4 पॉइंट्स है। आपको प्रूफ करना है कि ये चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक है और आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो बच्चों ये मान के चलिए ये क्वेश्चन जो है आपके स्कूल के एग्जाम में दोबारा फिर से रिपीट कर सकता है। तो अगर आपके पास शीट है तो आप शीट में अगर इसको देखेंगे तो ये शीट में बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख ली कौन साइक्लिक का क्या फंडा होता है। ये मैंने आपको बातों बातों में बताया भी है कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो सबसे पहले आप 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्किल की इक्वेशन निकालिए। सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी, उसके बाद सर्किल की इक्वेशन में चौथा पॉइंट भी सेटिस्फाई करा दीजिए। अगर चौथा पॉइंट उस सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देता है तो ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है, ठीक है। और ये आपस में मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं मिलके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या फॉर्म करते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बाय द वे सबसे पहले हमारे पास सर्किल की इक्वेशन निकालनी है, तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो बच्चों मैंने सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने आपको काफी बार बताई है। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और ये सर्किल बच्चों अगर हमें फाइंड करना है तो हमें 3 वेरिएबल्स को निकालना पड़ेगा, एक g, एक f और c। यानी हमारे पास 3 इक्वेशंस होनी चाहिए। ये तीनों अगर वेरिएबल निकल आएंगे तो तीनों को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, जिससे आप सर्किल का सेंटर और उसकी रेडियस निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। अब बच्चों सबसे पहले हमारा जो सर्किल है वो किसी पॉइंट से पास हो रहा, किससे पास हो रहा है? 3 कोमा माइनस 2 से। तो हम 3 कोमा माइनस 2 इसमें पुट कर देंगे। तो दिस इज 9 प्लस 4, बच्चों यहाँ 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6g, और यहाँ माइनस 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4f प्लस c इक्वल टू 0। यानी अगर हम इसको रीराइट करें तो ये 13 प्लस 6g माइनस 4f प्लस c इक्वल टू 0, ये हुई इक्वेशन 1। हमारे पास बच्चों यही सेम सर्किल है और यही सेम सर्किल फिर से एक दूसरे पॉइंट से पास कर रहा है, वो पॉइंट है 1, 0। तो बच्चों आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 1, 0 को भी पास कराएंगे। तो जब बच्चों पास कराएंगे तो इक्वेशन बनेगी 1 प्लस 0 प्लस 2g, फिर बच्चों 2f वाला y वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा c इक्वल टू 0। यानी ये इक्वेशन बच्चों आपके पास फाइनली बनेगी 2g प्लस c और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई बच्चों आपकी सेकेंड इक्वेशन। उसी तरीके से बच्चों ये जो सर्किल है एक तीसरे पॉइंट से पास कर रहा है, वो तीसरा पॉइंट है -1, -2, तो हम उससे भी पास कराएंगे। तो जब हम -1 और -2 से पास कराएंगे तो आपके सर्किल की इक्वेशन बनेगी -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। वो लेट्स वेट बच्चों में एक बार पॉइंट फिर से चेक कर लेते हैं, -1 और -2 है, ठीक है बच्चों। पॉइंट्स जरूर चेक कर लीजिएगा, अगर गलती हो गई तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, उसके बाद आएगा -2g, उसके बाद आएगा -4f प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। तो ये बच्चों फाइनली हो जाएगा 1 प्लस 4, दैट मीन्स 5 माइनस 2g माइनस 4f प्लस c इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों अगर आपके पास ये 3 इक्वेशंस आ चुकी हैं तो आपके पास 3 वेरिएबल्स भी है। तो इन 3 वेरिएबल्स को निकालने का काम बच्चों आपका है।
तो आप उसको निकालने की पूरी कोशिश करिए। निकालने का तरीका बच्चों मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करिए कि फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर लीजिए, तो आपके पास सी सी कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को माइनस कर लीजिए, तो फिर सी सी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास दो इक्वेशंस ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगी, उनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन बच्चों अगर आपने कभी किया ही नहीं, आप पहली बार कर रहे हैं, तो आप सॉल्विंग अगर देखना चाहें तो सॉल्विंग भी पूरी देख लीजिए। मैं आपको सॉल्विंग पूरी करके दिखा रहा हूँ। देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है, दिस इज 13 प्लस 6g माइनस 4f प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ सॉल्व करना है, तो यहाँ पे कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखिए, g के नीचे g जैसा टर्म लिखिए और c के नीचे c जैसा टर्म लिखिए, यानी कि लाइक टर्म्स को एक साथ कनेक्ट कर दीजिए। साइन चेंज करिए, साइन चेंज करने के बाद दोनों को करिए जिस तरह से प्रॉपर सॉल्विंग करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 12 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा माइनस 4f इज इक्वल टू 0, यानी बच्चों हो गया 3 प्लस g माइनस f इज इक्वल टू 0। ये बच्चों बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चों क्या करो, जो आपके पास थर्ड इक्वेशन भी है, थर्ड इक्वेशन है 5 माइनस 2g माइनस 4f प्लस c इक्वल टू 0, उसके साथ कंबाइन करो इक्वेशन नंबर 2। दिस इज 1 प्लस 2g प्लस c इक्वल टू 0। ये बच्चों हमने कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने के बाद क्या करो कि दोनों इक्वेशंस को माइनस करो। तो बच्चों माइनस करना स्टार्ट करिए, तो c से c कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 आएगा, ये माइनस 4g हो जाएगा और ये माइनस 4f हो जाएगा इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लीजिए पूरा क्या सही है, बिल्कुल ठीक है। आगे करते हैं, दो इक्वेशन बन जाएगी बच्चों 1 माइनस जी माइनस एफ इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो बच्चों अब तो क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान हो चुका है। अब आप इक्वेशन लिखिए 3 प्लस जी माइनस एफ इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 और नेक्स्ट इक्वेशन है 1 माइनस जी माइनस एफ इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इन दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे बच्चों तो इन दोनों को डायरेक्टली आप ऐड कर लो। जब आप ऐड करोगे 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, ये माइनस 2f इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी f की वैल्यू हो जाएगी 2। क्या आ जाएगी 2। तो बच्चों हम f की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं। जैसे हम f की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास g आ जाएगा। तो 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस g इक्वल टू 0, दैट मीन्स g इक्वल टू माइनस 1। तो बच्चों g आ गया, f आ गया, तो आपके पास एक c वाली इक्वेशन थी, उसको यूज करिए। देखिए इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 अगर आप लिखेंगे तो आएगा 1 प्लस 2g, g इज माइनस 1 प्लस c इक्वल टू 0। यहां से बच्चों आप निकालिए, दिस इज 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस c इक्वल टू 0, दैट मीन्स c इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो g f c तीनों आ गए। इक्वेशन ऑफ सर्किल लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, ये देखो बच्चों g x प्लस 2f, ये देखो f y प्लस c, ये देखो c इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर हुआ बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हो गया, नीचे आपके पास लिखा हुआ है और इससे आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है। अगर आप पूरा कंप्लीट करते हैं तो ये उसका वे होता है कौन साइक्लिक के कॉन्सेप्ट का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग कंटिन्यू करते हैं 1। क्वेश्चन नंबर 1 भी है आपकी शीट में, उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है जरा देखते हैं। लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल with center lies on line y equal to minus 2x and touching the lines 4x minus 3y
plus 10 equal to 0 and 4x minus 3y minus 30 equal to 0. बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल जिसका सेंटर लाई करता है एक लाइन पे और एंड टचिंग द लाइंस, और सर्किल दो लाइंस को टच भी करता है, उनकी इक्वेशन आपके पास गिवन है। तो बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑब्जर्वेशन वर्किंग सब एक साथ काम आता है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, अगर आप दो लाइंस को देखेंगे तो आपको ये दो लाइंस पैरेलल लाइंस नजर आएंगी। कैसी लाइंस नजर आएंगी? पैरेलल लाइंस। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं बच्चों ध्यान से देखिए, ये आपके पास जो दो लाइंस लिखी है ये पैरेलल लाइंस हैं क्योंकि इनके स्लोप सेम है। क्योंकि स्लोप डिपेंड करता है ax प्लस बी वाई प्लस सी में ax प्लस बी वाई पे स्लोप डिपेंड करता है। जैसे आप इसका स्लोप निकालेंगे तो इसका स्लोप है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि 4/3। सिमिलरली बच्चों इसका भी स्लोप 4/3 है। इसका मतलब अगर आपको दो पैरेलल लाइंस बनानी है बच्चों, तो दो पैरेलल लाइंस कैसे बनेंगी? ऐसे बन सकती हैं बच्चों, दो पैरेलल लाइंस बनेंगी कि नहीं बनेंगी? इसका मतलब ये जो दो पैरेलल लाइंस है अगर आप किसी भी डायरेक्शन में बनाएंगी तो ये बच्चों आपको डायमेट्रिकली अपोजिट नजर आएंगी। ठीक है ना? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? आप जरा ड्रॉ करके देखिए, हर केस में अगर आप इन पैरेलल लाइंस को बनाओगे तो वो इसी तरह से बन करके आएंगी। बन के आ रही है? क्या ये बात समझ में आ गई? और बच्चों अगर आपको समझ में आ गई तो आपको इन पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस शायद पता हो, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच के जो अगर आप डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो बेसिकली इसका डायमीटर का काम करेंगे और डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस भी आ जाएगा। तो सर्किल की इक्वेशन के लिए आपके पास उसका रेडियस तो आ ही गया, और यहाँ पर गिवन है कि जो सर्किल का सेंटर है वो किसी लाइन पे लाई करता है, और वो जो लाइन है वो है y इज इक्वल टू -2x। जो सर्किल का सेंटर है बच्चों किसी लाइन पे लाई करता है और लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू -2x। ठीक है, तो अब तो बच्चों काफी सारा डाटा हो गया आपके पास करने के लिए, तो इसको आप करना स्टार्ट करिए और कोशिश करिए कैसे होगा वो सोच के हमको बताइए। सबसे पहले क्या करना है वो आप अपना डिसाइड करिए। ठीक है बच्चों, तो आपने सोचा होगा क्वेश्चंस को किस तरह से करना है। तो अभी आपने सोचा कि लाइंस पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है बेसिकली, जैसे आपके पास पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस होता है जैसे c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों जो पहली इक्वेशन है उसमें c1 और c2 इन सबको आप कंपेयर करेंगे। तो पहली इक्वेशन में c1 10 है माइनस c2 माइनस 30 है होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना आया? दिस इज बेसिकली 40 अपॉन 5, दैट मीन्स 8। तो इसका डायमीटर आ गया 8। तो बच्चों अगर डायमीटर 8 है तो डायमीटर किसके इक्वल होता है? 2r के इक्वल होता है। इसका मतलब रेडियस कितनी आ जाएगी? 4 यूनिट। तो बच्चों रेडियस अगर 4 यूनिट आ गई तो उसके बाद आपको सोचना होगा कि आप इसमें क्या वर्किंग करें ताकि इसका सेंटर भी निकल आए, क्योंकि आपके पास एक दूसरी हिंट भी दी है कि इसका सेंटर लाई करता है y इज इक्वल टू -2x पे। तो बच्चों तब तक आप इस पे वर्किंग करिए। और बच्चों आपको इससे पहले जो मैंने आपने क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 10th में, आपको ये भी प्रूफ करना था कि ये पॉइंट कॉन्साइक्लिक है। तो बच्चों अगर आपकी वर्किंग इसमें सही होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ होगा, तो 1, -4 आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो बच्चों 1, -4 इसको सेटिस्फाई करा जरा। तो 1 + 60 -2 × 1 यानी कि 2, 4 × -4 -16 + 1। तो बच्चों चेक करो ये इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब आपने जो वर्किंग की है वो सही है। दैट मीन्स पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक ऑल्सो। ठीक है, तो बच्चों मैंने कॉन्साइक्लिक भी प्रूव कर दिया और आपको सर्किल की इक्वेशन भी निकाल दी। और बच्चों आपने अब तक इस क्वेश्चन का भी कंसेप्ट सोचा होगा, जो भी कंसेप्ट सोचा हो वो हमको जल्दी से बताइए, तब तक मैं आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन प्रिपेयर करता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, वो है क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों आपके पास सोचने का टाइम है, जल्दी से सोच के हमको बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 मैं करता हूँ तब तक। क्वेश्चन नंबर 7 में है बच्चों फाइंड
द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex is at 4,1 and focus is at 6,-3। ठीक है, तो बच्चों आपको पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है, उसके बाद फिर इसकी जन्म कुंडली निकालनी है, यानी कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम, सब कुछ। तो पहले बच्चों बताओ आप पैराबोला की इक्वेशन क्या सोचते हो, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करें। तो बच्चों आप कहोगे कि सर अगर ये पैराबोला है तो हमें उसका वर्टेक्स दिया है और फोकस दिया है, तो अगर हम सर वर्टेक्स और फोकस ये सारी चीजें अपने मन में सोचते हैं तो बेसिकली हमें ऐसा सिखाया गया है कि कोई भी पैराबोला हो, तो पहले हम स्टैंडर्ड पैराबोला बना लेते हैं। तो ये अगर आपका वर्टेक्स होता है, क्या होता है वर्टेक्स, जैसे इसका वर्टेक्स क्या होता है ओरिजिन होता है, यहाँ पे ये फोकस होता है। तो आपको ये सिखाया गया है कि फोकस और वर्टेक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 1,0 आप लिखते हैं, यानी कि डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस होता है a यूनिट्स। क्या होता है a यूनिट्स। तो बच्चों सबसे पहले आपको a की वैल्यू निकालनी होगी, सोचना होगा a क्या है। उसके बाद बच्चों ज्यादातर हम पैराबोला को स्टैंडर्ड पैराबोला ही मान के चलते हैं, और मैंने आपको सिखाया था कि पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y² = 4ax, और ये इक्वेशन तब जनरेट होती है जब हमारा वर्टेक्स ओरिजिन होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे वर्टेक्स ओरिजिन तो है नहीं, यहाँ पे वर्टेक्स है 4,1, इसलिए हम शिफ्टिंग करेंगे, y में भी शिफ्टिंग करेंगे और x में भी शिफ्टिंग करेंगे। तो बच्चों आपका पैराबोला बेसिकली ऐसा दिखाई देने लगेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बच्चों अगर आपको a की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू निकालने के लिए मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी, आप वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस निकालो तो आपके पास a आ जाएगा, और उसको यहाँ पे पुट कर दो तो आपके पास फाइनल पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों अगर आपको a निकालना है तो वो a क्या होगा वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। a होगा √4 - 6 का होल स्क्वायर एंड 1 + 3 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली बच्चों हो गया ये 2 का स्क्वायर विच इज 4 एंड 4 का स्क्वायर विच इज 16। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो गया √20। यानी बच्चों √20 क्या होता है 2√5, 2√5। तो बच्चों आपके पास जो आंसर बना है फाइनली वो बन के आएगा y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a is 2√5 टाइम्स x - 4। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया, यही आपको एक्सप्रेस करना था। तो बच्चों अगर आपने पैराबोला सही से पढ़ा होगा तो होपफुली आपको ये सही से समझ में आया होगा। इसके अलावा बच्चों वर्टेक्स तो आपको क्लियर ही है इसका, इसमें डायरेक्ट्रिक्स वगैरह की इक्वेशंस वगैरह जो भी निकालनी हो वो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली बच्चों डायरेक्ट्रिक्स की अगर आपको इक्वेशन निकालनी हो तो ये डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो डायरेक्ट्रिक्स बेसिकली बच्चों जिस पॉइंट से पास होता है वो पॉइंट फोकस, और डायरेक्ट्रिक्स जिस पॉइंट से पास होता है, लेट से मान लो एन पॉइंट से पास होता है, तो फोकस और एन पॉइंट का जो मिड पॉइंट होता है वो वर्टेक्स होता है। तो आपके पास एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इसके अलावा बच्चों इक्वेशन ऑफ एक्सिस का आपको स्लोप पता होगा, तो m1 m2 = -1 से आपके पास स्लोप आ जाएगा, तो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी आ जाएगी। तो बच्चों अगर आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी हो या लेटस रेक्टम निकालना हो सब आ जाएगा। तो जैसे अगर आपको लेटस रेक्टम लिखना है तो लेटस रेक्टम पैराबोला में 4a होता है और a कितना है आपका 2√5, यानी हो गया ये आपका 8√5 यूनिट्स। ठीक है, तो पैराबोला बच्चों कोई भी हो, मैंने बताया था पैराबोला कोई भी हो, लेटस रेक्टम अनचेंज रहता है, वो होता है 4a। उसी तरह से एलिप्स और हाइपरबोला में भी लेटस रेक्टम होता है 2b²/a, वो भी अनचेंज रहता है, चाहे वो शिफ्टेड हो चाहे ना हो। अब बच्चों मैं आपको अगर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालने का इसमें शौक है या आपके पास क्वेश्चन में पूछा भी है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप इसकी एक्सिस का स्लोप निकालोगे। एक्सिस पे क्या लाई करता है इसका वर्टेक्स और फोकस। तो बच्चों वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट क्या है 4,1,
और फोकस के कोऑर्डिनेट है 6,-3। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप क्या होता है बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया -4/2, दैट इज -2। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर होगा, तो उसका स्लोप हो जाएगा 1/2। क्या ये बात समझ में आई? इसका स्लोप कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि m1 m2 इज इक्वल टू क्या होता है -1 होता है। अब बच्चों अगर आपको n पॉइंट निकालना हो तो मैंने बताया था कि जो n होगा वो कहाँ लाई कर रहा, अपने डायग्राम में देखिए, और अगर डायग्राम में देख के आपको समझ में आ रहा है तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, n के कोऑर्डिनेट आप लेट कर लीजिए, अल्फा कोमा बीटा। फिर आप पहले n लिख लीजिए, वो अल्फा कोमा बीटा हो गया। o लिख लीजिए, दैट मीन्स वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स को आप o या v दोनों से दिखा सकते हैं, और ये फोकस हो गया। तो आपको क्या ने बताया था, मैंने बताया था o क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बच्चों आप अप्लाई कर देंगे तो आपके पास n के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। क्या आएगा, अल्फा प्लस 6/2 इज इक्वल टू 4 एंड बीटा -3/2 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों यहां से अल्फा प्लस 6 कितना आ गया, 8 आ गया, यानी अल्फा की वैल्यू 2 यूनिट्स आ गई। बीटा -3 कितना है, 2 है, यानी बीटा कितना आ गया, 5 आ गया। तो बच्चों आपके पास स्लोप भी पता है आपको, किसका बताइए, डायरेक्ट्रिक्स का। क्या है स्लोप, 1/2। पॉइंट भी पता है कि डायरेक्ट्रिक्स किससे पास हो रही है, 2,5 से। तो आप डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिख सकते हो, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो बच्चों ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, लेटेस्ट रैक्टम आप लिख चुके हो, पैराबोला की इक्वेशन निकाल चुके हो। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अगर ये बच्चों एक्स एक्सिस के अलोंग बना होगा तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 0, यानी इसकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस होगी y माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इक्वल टू 1। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी मैं लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज y इज इक्वल टू 1। तो बच्चों इस तरह से आपने पैराबोला की सारी वर्किंग कंप्लीट कर ली है, और होपफुली आपने अब तक ऊपर वाले क्वेश्चंस के लिए भी कुछ सोच लिया होगा। अगर आपने नहीं सोचा है तो आपके पास अभी और टाइम है, तब तक मैं आपके दूसरे क्वेश्चंस भी सॉल्व करता हूँ। तो बच्चों इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, जस्ट वेट करिए। ठीक है बच्चों, अब तक आपने सोच लिया होगा, अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, फाइंड द equation, find the equation of tangent to circle x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 equal to 0, which are perpendicular to line 5x minus 12y plus 1 is equal to 0. ठीक है, also find the point of contact of this tangent. Find point of contact of this tangent. ठीक है, कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले आप सर्किल बनाइए, क्योंकि सर्किल आपके पास डिफाइन है। सर्किल पे बच्चों टैंजेंट बनाइए, ये टैंजेंट की बनेगी जो सर्किल है। टैंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिखाइए, दिस इज योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टैंजेंट परपेंडिकुलर है किसी के लाइन के, तो वो लाइन भी शो करिए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप अब एक काम करिए, लिखा है टैंजेंट किसी लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और अगर आप टैंजेंट का परपेंडिकुलर कभी भी करेंगे तो वो लाइन नॉर्मल के अलोंग भी पास होती है, क्योंकि टैंजेंट का परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल होता है। बच्चों आप कहीं पे भी, अगर आपको नहीं पता तो कहीं पे भी आप टैंजेंट ड्रॉ करिए और टैंजेंट का परपेंडिकुलर बनाइए,
टेंजेंट का परपेंडिकुलर क्या होता है? नॉर्मल होता है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो रेडियस हमेशा कहाँ से पास होती है? सर्कल के सेंटर से। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो आप कहीं पे भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट का परपेंडिकुलर क्या होता है? नॉर्मल होता है। तो बच्चों जो टेंजेंट का परपेंडिकुलर दिया है तो वो बेसिकली नॉर्मल होता है। अब वो नॉर्मल सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो हमें देखना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले आप सर्कल का सेंटर निकाल लीजिए। तो सर्कल का सेंटर आप बच्चों जरा हमको सोच के बताइए क्या होगा। चलिए बताइए। तो आपको इस सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन दी है, उसको कंपेयर करेंगे तो 2g आपका -6 आएगा, 2f आपका 4 हो जाएगा और c आपका -12 हो जाएगा। यानी g कितना हो गया? -3, f कितना आ गया? 2 और c कितना आ गया? -12। तो जो सेंटर जो होता है वो होता है -g, -6, यानी कि 3, -2। क्या ये बात समझ में आई? और रेडियस जो होती है वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर, that means 9, f square, that means 4, minus c, that means 12। तो बच्चों ये हो गया √25 which is equal to 5। तो बच्चों रेडियस आपको पता पड़ गई, सेंटर पता पड़ गया। आपके पास बच्चों लाइन गिवन थी जिसके टेंजेंट परपेंडिकुलर है। तो वो जो लाइन थी बेसिकली वो है 5x - 12y + 1। जरा चेक करो इस लाइन को 3, -2 सेटिस्फाई करता है? 5 3 जा 15 + 24 + 1। क्या ये बच्चों 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये बच्चों लाइन जो है ये सेंटर से पास नहीं करेगी, सेंटर से पास नहीं करेगी। बस हम ये बता सकते हैं कि नॉर्मल का स्लोप क्या हो सकता है। क्या हो सकता है? नॉर्मल का स्लोप। तो बच्चों जल्दी से हमको बताइए कि नॉर्मल यानी कि जो टेंजेंट का परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या है? स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दैट मींस 5/12। तो बच्चों इसका स्लोप भी 5/12 होगा क्योंकि पैरेलल लाइंस के स्लोप सेम होते हैं। लेकिन बच्चों टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? वो होगा -12/5। तो बच्चों आपके पास एक बात बताइए, एक तरह से आपको ये देखने को मिल गया कि आप इस ओपी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि ओपी लाइन का आपको स्लोप भी पता है और वो पॉइंट भी पता है जिससे वो पास कर रही है। तो बच्चों ओपी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। और बच्चों अगर ओपी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी तो सीधा सीधा आपके पास क्या आ जाएगा? बताइए। नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। और नॉर्मल की इक्वेशन को अगर आप सर्किल की इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा तो टेंजेंट की भी इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि उसका भी स्लोप आपको पता है। तो बच्चों अगर आपको एक बड़े प्रोसेस में जाना हो तो बड़े प्रोसेस में आप सीधा सीधा क्या करेंगे? सर्किल की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे किससे? बताइए। नॉर्मल की इक्वेशन के साथ। तो आपके पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट किसका होगा? सर्किल का और नॉर्मल का। और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बन जाएगा टेंजेंट के लिए। क्या ये बात समझ में आई? तो बच्चों ये एक प्रोसेस हो सकता है। बाकी बच्चों आप सोचिए, फिर मेरे को और बताइए। तो बच्चों इतनी बड़ी वर्किंग आपने शायद लगाई होगी, मैंने आपको टाइम दिया। अब आप देखिए शॉर्टकट क्या है। आप सीधा सीधा क्या करिए बच्चों, टैंजेंट की इक्वेशन जो मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया उसकी इक्वेशन लेट कर लीजिए। y = mx + c। तो बच्चों mx + c लेट करेंगे तो m की जगह आप टेंजेंट का स्लोप -12/5 पुट कर देंगे। जरा बच्चों इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और मेरे को बताएंगे ये इक्वेशन ठीक ढंग से क्या लिखी है। जरा जल्दी से करिए इसको सिंप्लीफाई बच्चों। तो ये क्या बनेगी? y = -12x + 5c अपॉन 5, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन बनेगी -12x - 5y + 5c = 0। ये बात क्लियर है बच्चों सबको? बताइए भाई, सबको क्लियर है? और बच्चों अगर आपके पास इस इक्वेशन में अननोन है वो तो सिर्फ c है। तो बच्चों आप क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि सेंटर से लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा? रेडियस के इक्वल होगा। तो बच्चों एक पॉइंट है उससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए टेंजेंट पे। तो पॉइंट क्या है?
3, -2। तो लिखना स्टार्ट करिए। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज 5 इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं बच्चों मॉड के अंदर, a इंटू x1 लिखा प्लस b इंटू y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज 30। तो मेरे ख्याल से सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, c निकल के आ जाएगा। तो जल्दी से बच्चों सॉल्व करते हैं। मॉड हटा करके हम प्लस माइनस साइन लेते हैं। तो एक बार प्लस साइन लेते हैं तो ये हो गया बच्चों माइनस का 36 प्लस का 10 प्लस का 5c अपॉन 13, और एक बार बच्चों माइनस साइन लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 36 प्लस का 10 प्लस का 5c अपॉन 30। क्या सबको समझ में आ गया? तो बच्चों 13 5 जो कितना हुआ 65, और ये बच्चों कितना हो गया -26 प्लस 5c। तो 65 प्लस 26 इज इक्वल टू 5c। तो बच्चों ये कितना हो गया 6 5 11 6 7 8 और 1 9 91/5। ये बच्चों आपके पास c की वैल्यू आ गई। एक बच्चों आप और भी c की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो भी निकाल लीजिए। तो यहां से बच्चों आ जाएगा -65 प्लस 26 इज इक्वल टू 5c। तो बच्चों ये कितना हो गया, हाँ बताएंगे आप, 15 - 6 9 होता है, और ये हो गया बच्चों माइनस का 39/5। जरा चेक कर लीजिएगा, आएगा नहीं? तो बच्चों आपके पास इक्वेशन ऑफ टैंजेंट तो आ गई। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होगी बच्चों? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट y इक्वल टू mx प्लस c थी ना। तो c की वैल्यू कितनी निकाली आपने, बताइए। y इक्वल टू mx में m था -12/5, mx प्लस c। तो c की वैल्यू बच्चों क्या है, एक है एक बार आपकी 91/5 और एक बार है आपकी 39/5। तो बच्चों इस तरह से आपका टैंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब बच्चों टैंजेंट की इक्वेशन आ गई, तो टैंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन को सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से बच्चों को समझ में आ गया होगा। बाय सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल वी आल्सो गेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से क्वेश्चन 6 आपको कंप्लीट हो गया। तो आप यहां पे लिख सकते हैं बाय सॉल्विंग tangent with normal we get point of contact। बच्चों ये बात याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट मैंने किस तरह से लगाया है। तो 6th क्वेश्चन कंप्लीट, 10th क्वेश्चन कंप्लीट, 7th क्वेश्चन कंप्लीट, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों बचा है, और फर्स्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप जल्दी से हमको बता दीजिए तो उसको मैं कंप्लीट कर दूं। ओके बच्चों, आपने फर्स्ट क्वेश्चन सोच लिया होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम इस पॉइंट को कुछ लेट कर लेते हैं जो आपका सेंटर है। तो बच्चों बेसिकली सेंटर y इक्वल टू -2x पे लाई करता है। अगर हम x कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं अल्फा, तो y कोऑर्डिनेट होगा -2 अल्फा। क्या ये बात सबको समझ में आती है? क्योंकि वो y इक्वल टू -2x पे लाई कर रहा है। और बच्चों रेडियस आप 4 यूनिट निकाल ही चुके हैं। तो सेंटर से लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा बच्चों? रेडियस के इक्वल होगा। लाइन की इक्वेशन बच्चों आपके पास गिवन है, तो आप यूज कर लीजिए कोई भी एक लाइन। 4x - 3y + 10 = 0। तो बच्चों अब आप क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। आप लिखेंगे सेंटर से लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर, तो बच्चों वो परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी, 4 यूनिट होगी, और वो किसके इक्वल होगा जल्दी से बता दीजिए, a × x1 + b × y1 + c अपॉन अंडर रूट ऑफ a² + b²। और बच्चों यहाँ पर क्या लगेगा, मॉड। तो बच्चों अब आप एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, तो आपके पास अल्फा आ जाएगा। अल्फा आ जाएगा तो सेंटर आ जाएगा, और सेंटर आने से आप क्या निकाल लेंगे, सर्किल की इक्वेशन। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो होपफुली बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपका कंप्लीट किया। फिर आपका 7th क्वेश्चन में डाउट था, वो भी मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट था, वो भी मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। और इसके अलावा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट था, वो भी मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। तो बच्चों इस तरह से आपके सर्कल्स के स्कूल लेवल डाउट्स सारे ओवर हो गए। थैंक यू।